आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज कहीं न कहीं बिहार में फ़ारसी शिक्षा केंद्र, इसके ऊपर मैं आज बात करूंगा, क्योंकि बिहार में बहुत से कुल के कहीं न कहीं बाहर से फ़ारसी यात्री आ रहे हैं, तो फ़ारसी शिक्षा केंद्र की बात करते हैं। तो इस तरीके से हम बात करते हैं बिहार के विषय में। तो यहाँ बिहार की बात करें, बिहार में फ़ारसी शिक्षा केंद्र, फ़ारसी शिक्षा केंद्र। तो फ़ारसी शिक्षा केंद्र की अगर बात यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है वो ध्यान रखना कि मध्यकाल में कहीं न कहीं अगर देखें तो बिहार शिक्षा और विद्या के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर देखते हैं कि मध्यकाल में बिहार शिक्षा और विद्या के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरीके से यहाँ पर बिहार शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। मुगल काल में अनेक ईरानी यात्रियों ने इस क्षेत्र में रहने वाले विद्वानों और कवियों की चर्चा भी की है। यानी मुगल काल में बहुत से यात्री आ रहे हैं, मैं भी इसकी चर्चा करूँगा। तो मुगल काल में बहुत से यात्री इस क्षेत्र की यात्रा करते हैं और चर्चा करते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी मुगल काल में बहुत से यात्री आ रहे हैं और इस क्षेत्र में कुल के कहीं की चर्चा की है। इस प्रकार से जो है फारसी शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में अगर यहाँ पर देखते हैं बिहार में तो फारसी शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्रों की बात करें तो फारसी शिक्षा के अगर प्रसिद्ध केंद्र की अगर हम बात यहाँ पर कर लेते हैं तो इस तरीके से देखें तो कहीं कहीं पटना है, बिहार शरीफ था, भागलपुर थे। ये आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर पटना है, बिहार शरीफ और स्वाभाविक रूप से अगर देखा जाए तो भागलपुर। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि कहीं की पटना है, बिहार शरीफ है, भागलपुर है, ये शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र थे। पटना स्थित सैफ खां के मदरसे की ख्याति ईरान तक फैली हुई थी। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि पटना स्थित सैफ खां के मदरसे की ख्याति कहीं न कहीं ईरान तक, कहाँ तक? ईरान तक फैली हुई है, ईरान तक फैली थी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पर ईरान तक फैली थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन कर सकते हैं। इसके बाद अब ये ईरान तक कहीं न कहीं सैफ खां मदरसे की फैली हुई है, इसकी पुष्टि ईरानी विद्वान एवं यात्री बहबहानी ने किया है। यानी इस कुलना के कहीं कहीं सैफ खां की मदरसे की पुष्टि कहीं न कहीं ईरानी यात्री बहबहानी ने पुष्टि किया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पुष्टि की है इस बात की कि हाँ यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त मदरसा हुआ करता था। यहाँ पर ध्यान रखना 18वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय ने पटना में ही फारसी शिक्षा ग्रहण की थी। यानी हम कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में अगर देखते हैं, 18वीं शताब्दी में अगर देखें तो राजा राम मोहन राय ने कहीं न कहीं एक प्रकार से पटना में फारसी शिक्षा ग्रहण किया है, फारसी शिक्षा ग्रहण की थी। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। तो यहाँ पर फारसी शिक्षा स्वयं राजा राम मोहन राय ग्रहण कर रहे हैं। आप देख लीजिए फारसी के बहुत बड़े विद्वान भी हैं। मिथिला के क्षेत्र में संस्कृत शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन प्राप्त था। अगर हम मिथिला की बात करें तो मिथिला क्षेत्र में अगर बात करते हैं, मिथिला क्षेत्र में संस्कृत को, यानी मिथिला क्षेत्र में बात करते हैं तो संस्कृत को विशेष प्रोत्साहन प्राप्त था, विशेष प्रोत्साहन
प्राप्त था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर कहीं न कहीं एक तरीके से मिथिला क्षेत्र में कुल मिला के कहीं न कहीं एक प्रकार से संस्कृत की बात हो रही है। यहाँ पर जो कुछ ईरानी यात्री आ रहे हैं उनकी बात करते हैं, तो मुल्ला तकिया की बात करें तो इस तरीके से जो है मुल्ला तकिया, तो यहाँ पर मुल्ला तकिया जो है, मुल्ला तकिया ये एक तरीके से ध्यान रखना, एक ये ईरानी यात्री है, मुल्ला तकिया ये ईरानी यात्री हैं, ईरानी यात्री हैं, इस बात को ध्यान रख लेना। और ये अकबर के समय में आता है, अकबर के समय आया, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अकबर के समय में आया था। इसने जौनपुर और बंगाल की यात्रा भी किया है, यानी जौनपुर और बंगाल की यात्रा करता है। कौन करता है? इस तरीके से मुल्ला तकिया की बात करते हैं, ये एक ये ईरानी यात्री है और ये अकबर के समय में कहीं न कहीं हमारे यहाँ आ रहा है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसने कहीं न कहीं इस तरीके से इसने कहा है कि बिहार एक प्रकार से जो है कहीं न कहीं अध्ययन स्रोत के रूप में, यानी बिहार एक प्रकार से शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था और कहीं न कहीं उसने कहा है कि उसने ये कहा कि बिहार एक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था और उसने बताया कि उत्तरी बिहार खासकर दरभंगा के क्षेत्र की उसने विस्तृत चर्चा की है। यानी मुल्ला तकिया कहता है कि ये जो बिहार है ये एक प्रकार से फारसी शिक्षा का केंद्र था और इसने विशेष रूप से कह सकते हैं कि दरभंगा की विशेष चर्चा ये करता है। यानी दरभंगा की इसने विशेष चर्चा की है। किसने किया है? तो मुल्ला तकिया की बात कर रहे हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं तो एक और यात्री आता है अब्दुल लतीफ़, और वो भी 17वीं शताब्दी में कुल मिला के ईरानी यात्री बिहार क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर अब्दुल लतीफ़ की बात कर लेते हैं। अब्दुल लतीफ़, ये अब्दुल लतीफ़ की बात करते हैं और ये भी एक ईरानी यात्री है। यानी कहीं न कहीं ये भी कौन है? तो एक ईरानी यात्री है, इस बात को ध्यान रखना, ये भी ईरानी यात्री है। और ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये करीब जो है ये भी बिहार की यात्रा 17वीं शताब्दी में करेगा और 17वीं शताब्दी में कुल मिला के इसने बिहार की यात्रा की है। यानी 17वीं शताब्दी में बिहार की यात्रा, यानी मुल्ला तकिया के बाद कहीं न कहीं अब्दुल लतीफ़ ये भी बिहार की यात्रा करते हैं और उसने गंगा नदी के मार्ग से आगरा से राजमहल तक की यात्रा किया है। यानी उसने गंगा नहर मार्ग से अगर देखें तो इसने आगरा से कुल मिला के कहीं न कहीं आगरा से राजमहल तक की यात्रा किया है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं इस तरीके से उसने यात्रा किया था। ये राजमहल तक की यात्रा करता है और उसने चौसा, सासाराम, पटना, मुंगेर का विस्तार से वर्णन किया है। इसने चौसा का वर्णन किया है, सासाराम का कुल मिला के कहीं न कहीं वर्णन किया है। तो इसने चौसा का वर्णन अपने कहीं कहीं करता है, सासाराम का करता है, मुंगेर का करता है, पटना का करता है। तो मुंगेर पटना का वर्णन करता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं न कहीं एक यात्री है, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद मोहम्मद सादिक की बात करते हैं। कहीं न कहीं मोहम्मद सादिक 17वीं शताब्दी में एक दूसरा ईरानी यात्री है। तो कहीं न कहीं मोहम्मद सादिक की बात कर लेते हैं। मोहम्मद सादिक, तो ये मोहम्मद सादिक की बात करते हैं तो ये भी कुल मिला के कहीं न कहीं कौन है? 17वीं शताब्दी में आता है। ये भी एक ईरानी यात्री है। कौन है? तो यहाँ पर ईरानी यात्री है। तो यहाँ पर मोहम्मद सादिक की बात करते हैं, ये भी एक ईरानी यात्री है, ये भी पूछा जाएगा। और बिहार आता है। कहाँ आता है? तो इस तरीके से ये जो है बिहार में आया। कहाँ पर आया? बिहार आया। और स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये जो बिहार जो टाइम पीरियड है वो 1619-20 में लगभग आता है। 1619-20 में कुल मिला के कहीं ना कहीं ये बिहार आता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये मोहम्मद सादिक पटना में कई वर्षों तक रहा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसने पटना की सुंदरता और गौरव गाथा का वर्णन किया है, यानी लंबे समय तक इस तरह से पटना में रहा है। और ध्यान रखना, पटना के सौंदर्य और कहीं ना कहीं गौरव का वर्णन किया है। तो पटना के सौंदर्य और गौरव का इसने वर्णन भी किया है, ये भी आपसे बिल्कुल कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो इस तरह की चीज़ें आपसे बिल्कुल पूछी जाएंगी। इसके बाद अगर बात करते हैं तो
इसका एक वृत्तांत भी है और वो है सुबह सादिक, यानी इसके यात्रा वृत्तांत को हम कह सकते हैं, इसके यात्रा वृत्तांत को क्या कहते हैं, तो इसके यात्रा वृत्तांत को सुबह सादिक भी कहा जाता है। सुबह सादिक, तो इसके यात्रा वृत्तांत जो इसने कहीं न कहीं बिहार की यात्रा किया है, सुबह सादिक, यानी इसके यात्रा वृत्तांत को सुबह सादिक कहते हैं। ये भी प्रश्न कहीं न कहीं पूछा जा सकता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण कुलना के कहीं न कहीं यात्री, जो ईरानी यात्री वो आता है, और वो है मुल्ला बहबहानी। तो यहां पर मुल्ला बहबहानी की बात कर लेते हैं, मुल्ला बहबहानी। तो यहाँ मुल्ला बहबहानी की बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और इसके विषय में कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो मुल्ला बहबहानी की बात करें, यह ईरानी धर्माचार्य था और 19वीं शताब्दी में कहीं ना कहीं बिहार की कई बार यात्रा करता है, यानी बिहार की कई यात्रा किया है। यानी यह एक ईरानी धर्माचार्य है, ईरानी धर्माचार्य था और इसने ये ध्यान रखना, इसने था और इसने 3 बार, किसने बार? 3 बार बिहार की यात्रा किया है, यानी 3 बार बिहार की यात्रा की। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 3 बार बिहार की यात्रा इसने किया है और कहीं ना कहीं इस प्रकार से कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में आता है। मैंने अभी आपको बताया 1807, 8 और 9 में, इस तरीके से ये 1807 में, कहीं ना कहीं इसके बाद 8 में और फिर 9 में, ये 3 बार कुल मिला के कहीं ना कहीं यहाँ की जो है यात्रा करता है बिहार की। ये आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। और इसके बाद इसने मुर्शिदाबाद से राजमहल, भागलपुर, मुंगेर, पटना, सासाराम की यात्रा की। तो इसने कहीं ना कहीं अगर देखें, इसने मुर्शिदाबाद से लेकर, मुर्शिदाबाद से इसके बाद कहीं ना कहीं एक तरह से राजमहल से फिर आगे यात्रा जो कर रहा है, यानी बिहार की बड़े पैमाने पर इसने यात्रा किया है। तो एक प्रकार से भागलपुर, मुंगेर, पटना, तो यहाँ से भागलपुर की बात कर लेते हैं, फिर मुंगेर की बात कर लेते हैं, मुंगेर के बाद कहीं न कहीं एक तरह से पटना, इस तरह से पटना की बात कर लेते हैं, पटना के बाद सासाराम, कहाँ की? तो सासाराम की। इस तरीके से ये कहीं न कहीं पूरे बिहार में एक प्रकार से यह भ्रमण करता है और इन नगरों के विषय में बहुत कुछ बताने का प्रयास करता है। वो कहता है कि यहाँ शिल्प, उद्योग, व्यापार कहीं न कहीं बहुत उन्नति पर हैं। तो यहाँ पर यह जो है, ये मुल्ला बहबहानी की बात करें, यह बिहार के शिल्प उद्योग और व्यापार की यानी शिल्प उद्योग की चर्चा करता है, यहाँ के व्यापार की चर्चा करता है और सराय की व्यवस्था आदि का उल्लेख कर, सराय मतलब ठहरने का स्थान, सराय की व्यवस्था आदि का उल्लेख करता है, व्यवस्था आदि का उल्लेख करता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने इस प्रकार की चीज़ों का उल्लेख किया है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो इसी में कहीं ना कहीं इसके जो चीज़ें और रह गई हैं, पटना नगर के धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक जीवन का, यानी पटना नगर के एक प्रकार से देखें तो इसने पटना नगर के धार्मिक, शैक्षणिक धार्मिक, इसके बाद अगर करते हैं तो शैक्षणिक और सांस्कृतिक, इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसने पटना नगर के कुल मिला के धार्मिक, कहीं न कहीं शैक्षणिक और सांस्कृतिक, ये तीनों चीजें हैं, जीवन का इसने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। सांस्कृतिक जीवन का इसने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो विस्तार पूर्वक ये वर्णन कर रहा है, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। तो इसने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, ये भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। और कहता है कि वह इस नगर को जन्नतुल हिंदू या भारत का स्वर्ग कहता है, यानी पटना नगर को कहीं ना कहीं वो जन्नतुल हिंदू कह रहा है। यानी इसने पटना नगर को इस प्रकार से क्या कहा है? जन्नतुल हिंदू। इस तरीके से जन्नतुल
हिंदू, यानी जन्नतुल हिंदू कहा है। इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा कि पटना को जन्नतुल हिंदू या भारत का स्वर्ग किसने कहा है, तो जन्नतुल हिंदू या भारत का स्वर्ग कहता है, स्वर्ग कहता है। तो ये भारत का स्वर्ग कहता है, ये मुल्ला बहमानी का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार से हम लोग फारसी शिक्षा के विषय में बहुत सी बातें कहीं ना कहीं हम लोगों ने कर लिया है और ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरीके से जो है उसने, यानी मुल्ला बहबहानी की बात करें तो उसने राजकुमार अजीम द्वारा कहीं ना कहीं अजीमाबाद नामकरण को भी एक प्रकार से उसने उल्लेख किया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैंने अभी जो इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बताया, उसका यात्रा वृत्तांत जो है वो है मीरतुल अहवाल, यानी कहीं ना कहीं इसके यात्रा वृत्तांत को मीरतुल अहवाल के नाम से जाना जाता है। यानी मुल्ला बहबहानी के यात्रा वृत्तांत को, इसके यात्रा वृत्तांत को अगर हम बात करते हैं तो इसके यात्रा वृत्तांत को कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है और इसका यात्रा जो वृत्तांत है वो मीरतुल अहवाल के नाम से विख्यात है। मीरतुल अहवाल, तो मीरतुल अहवाल के नाम से विख्यात है, के नाम से विख्यात है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। विख्यात है, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने फारसी शिक्षा केंद्र के रूप में पढ़ा। आप सभी लोगों को नमस्कार।